तो उसने अतीक अहमद, बोले मेरे फादर हैं। तो पहले तो एकदम समझा नहीं कि ये अतीक अहमद हैं कौन। फिर एकदम मुझे स्ट्राइक हुआ, अच्छा मैंने कहा उसको ही, मैंने कहा अच्छा वो जो डॉन है और जो बड़े बाहुबली गिने जाते, बोले हाँ, और वो थे अतीक फ़ोन पे। तो उन्होंने कहा कि ज़फ़र भाई मैं आपकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और आपको मैं टीवी पे भी बहुत देखा है, आप बहुत संजीदगी की बात करते हो, आप बड़े आदमी हो। तो मैंने कहा भाई मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ। और मैंने फिर अतीक को बोला कि देखो जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, जो रास्ता आपने चुना है ना, ये बहुत भयानक रास्ता है। आतिक अहमद के किस्से से कई कहानियां सामने आ रही हैं। इसी बीच में जफर सरेशवाला हमारे साथ मौजूद हैं, जिनकी असद से न सिर्फ मुखातिब होकर बात हुई है बल्कि आतिक से भी बात हुई थी। उनसे जानकारी लेंगे कि किस मसले पर इनकी बात हुई थी। सर, आपकी मुलाकात कब हुई, बातचीत कब हुई, अगर आप थोड़ा सा ब्यौरा बता पाएं। देखिए, मेरी कोई अतीक से कभी ज़िंदगी में मुलाकात भी नहीं हुई, और वो हम लोग एक तालीम और तरबियत के नाम से एक प्रोग्राम करते हैं जो पूरे मुल्क में हमने किए हैं, एजुकेशन टू एंटरप्रेन्योरशिप जिसको बोलते हैं। तो यूपी में भी हमने 11 एक शहरों में किए थे, बनारस में किया, बल्कि हम इलाहाबाद में करने वाले थे। वहाँ के वाइस चांसलर थे हंगलू साहब उस ज़माने में, उनसे बात भी हुई, सब हुआ, लेकिन वो कोई वजह से नहीं हो पाया। और जो मेरी कलीग हैं वो इलाहाबाद की हैं, तो जो ये पूरा यूपी में चलाती हैं। तो एक दिन उनका फ़ोन आया कि भाई कोई आपसे, हम इलाहाबाद वाले मिलना चाहते हैं। मैंने कहा आइए, और मैं यही समझा कि भाई और तो क्या इलाहाबाद में मुझसे कौन मिलने आएगा। तो मैंने कहा आइए आप, तो यार नॉर्मल है कि भाई आओ क्या है। तो आए, तो उसमें 3 लोग थे और वो भी थी जो नॉन मुस्लिम है, और एक नौजवान था और एक कोई मुस्लिम शख्स थे। तो बैठे, मिठाई का बड़ा डब्बा था, तो वो भी लेके आए, बोले हमारे वहाँ की ख़ास मिठाई है। मैंने कहा भाई मैं क्या करूँगा, बोले नहीं नहीं इतना बड़ा लेके आए थे। उसके बाद मैंने कहा भाई कौन है आप, तो उसने कहा कि मैं MIT यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और वो जो 5 ईयर लॉ का जो कोर्स है उसके फर्स्ट ईयर में हूँ। और बड़ी संजीदगी से बात करता था, स्मार्ट लड़का लग रहा था। तो मैंने कहा भाई क्या है आप, क्या? तो मैंने कहा आप क्या करोगे तालीम और तरबियत में, आप तो पढ़ाई में ध्यान दो। तो बोले नहीं, मैं मेरे वालिद के कोई काम की वजह से। मैंने कहा कौन? तो उसने अतीक अहमद, बोले मेरे फादर हैं। तो पहले तो एकदम समझा नहीं कि ये अतीक अहमद हैं कौन। फिर एकदम मुझे स्ट्राइक हुआ, अच्छा मैंने कहा उसको ही, मैंने कहा अच्छा वो जो डॉन है और जो बड़े बाहुबली गिने जाते, बोले हाँ। और इतने में उसने फ़ोन किया और मुझे कहा लो बात कीजिए। तो पानी मैं समझा ले आ अननोइंगली, तो वो थे अतीक फ़ोन पे। तो उन्होंने कहा कि ज़फ़र भाई मैं आपकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और आपको मैं टीवी पे भी बहुत देखा है, आप बहुत संजीदगी की बात करते हो, आप बड़े आदमी हो। तो मैंने कहा भाई मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ पहले, और पहले तो मैंने कहा यार मुझे समझ में नहीं आता जेल में कैसे बात हो सकती है, एक। और दूसरा, मैं तो आपके तो कोई काम का ही नहीं हूँ, मैं ये दुनिया का हूँ ही नहीं। मैंने कहा मैं तो आपकी कोई मदद कर ही नहीं सकता। बोले नहीं नहीं, मुझे सिर्फ आप मेरी 1 मिनट बात सुनिए। ये उस वक्त की बात है जब सुप्रीम कोर्ट ने शायद इनका तबादला किया था यूपी की जेल से साबरमती जेल में 2019 में। हाँ, तो बोले ये साबरमती जेल और अहमदाबाद में आप, बड़ा नाम है आपका। तो मैंने कहा भाई लेकिन मेरा कोई साबरमती जेल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो बोले नहीं, मैं इतना चाहता हूँ सिर्फ कि मैं वहाँ जाऊँ, मुझ पर जुल्म ना हो, मैं डायबिटीज़ का मरीज़ हूँ, तो मुझे वक्त पर। तो मैंने कहा ठीक है, आप तो अंडर ट्रायल हो आपका। और मैंने कहा हमारे यहाँ जो साबरमती जेल है वो लोग वैसे भी बहुत अच्छा बिहेवियर है उनका, क्योंकि हम लोग साबरमती जेल में बहुत सारे प्रोग्राम करते हैं, जैसे रमज़ान में इफ्तारी का, फिर ईद में करते हैं, दिवाली में करते हैं हम लोग, होली में। और हम एक स्टैंडर्ड है वहाँ वेजिटेरियन, ताकि सब खा सकें। तो और वो बहुत ही प्रोएक्टिव हैं जो जेलर वगैरह। तो आपकी मतलब एग्जैक्टली आतिक से तो उस आतिक वांटेड दिस। हाँ, तो मैंने कहा उसमें तो मेरी ज़रूरत ही नहीं है, वो तो आप वैसे ही हो जाएगा। फिर मुझे लगा कि क्योंकि आई एम समबडी हु टेल्स ऑन फेस, देन मुझे ऐसा भी लगा यार ये तो इतना बड़ा डॉन है, बोल दूंगा। लेकिन मैंने बोला बोलना तो है ही आज मुझे। तो मैंने कहा अतीक भाई आपकी बात सुन ली, अब आप मेरी बात सुनिए। और मैंने फिर अतीक को बोला कि देखो जिस रास्ते पर आप चल रहे हो, जो रास्ता आपने चुना है ना, ये बहुत भयानक रास्ता है। इस रास्ते का जो मोड़ है ना, वो एक बहुत ही गोरी एंड पे खत्म होता है, भयानक एंड है इसका। और मैंने कहा मुझे नहीं मालूम आप कितने आगे हो इसमें, कितने पीछे हो, यू टर्न हो सकता है नहीं हो सकता, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं इतना आपको कहता हूं कि ये रास्ता बहुत खतरनाक है। लेकिन मैं आपको एक इल्तिजा करता हूं कि आपका जो बेटा अभी जो मिला, ये असद, पढ़ रहा है, बहुत होशियार है, होनहार है,
और अगर ये इसी पे चला तो आगे जाकर बहुत अच्छा आदमी बनेगा। खुदा के वास्ते आपकी परछाई इस बच्चे पर मत पड़ने देना। आपने ले लिया एक रास्ता, ठीक है, और मैंने फोन रख दिया। बिकॉज आई थॉट ये यस ही वाज लाइक, इनफैक्ट वो लोग बोलते थे कि यार आपने किसको बोला, उस जमाने में मुझे तो बाद में पता चला कि अतीक साहब किसी को फोन करता है तो आदमी आईसीयू में जाता है। और मैंने बहुत दबंग अंदाज में कहा, मैंने कहा जो रास्ता चुना है बहुत ही खतरनाक है और एंड उसका बहुत खतरनाक, यकीनी है उसका एंड यही होता है, इस बच्चे को मत लाना इसमें। फिर मैंने असद को कहा कि यार देखो ठीक है तुम आ गए हो, मैं तो कोई, लेकिन इतना है कि आए हो तो मेरा भी बेटा है 19 साल का, मैं उस बेटे को भी जो कहूंगा वो आपको कहता हूं कि तुमने ये लाइन जो तुमको एमआईटी यूनिवर्सिटी में किसको एडमिशन मिलता है, 85% मार्क्स थे उसके 12th में। तो मैंने कहा आपने जो रास्ता चुना है ना, आपके बाप वाले रास्ते पे मत जाना, वहां तबाही और बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है, उसका एंड बर्बादी ही है, तो आप इससे दूर रहना। और मैंने हाथ जोड़ के कहा। फिर उसने जाते वक्त अपनी मदर से फोन किया तो मैंने उसकी मां को भी यही कहा कि आपके बेटे से मैं मिलाऊं, आपके शौहर की उस पर वो मत आने देना, परछाई उसे दूर रखो। मैंने कहा होता है लो, ठीक है चलो अब वो क्या है नहीं है मुझे, लेकिन इस बच्चे को और अपने बच्चों को बचा के रखना। तो मैंने अतीक को भी वही कहा, मां को भी वही कहा और बेटे को भी वही कहा। काश मेरी बात सुन ली होती। लेकिन इसमें जब आपने असद की माँ से बात की थी, अतीक की वाइफ से, तो उनका क्या रिएक्शन था, वो क्या बात कर रही थी? उन्होंने सुना, ये बात है 2019 की, हाँ सुना उन्होंने। और मैंने बहुत बोलते हैं ना कोई, यानी नो अनसर्टेन टर्म्स, बहुत ही क्लियर कट कि आपका बेटा है, होनहार है, अगर आपने इसको ये आगे कहीं निकलेगा उसका मत लाने देना इस पर। और दूसरे बच्चे भी आप पता नहीं है नहीं है, लेकिन उन बच्चों को बाप का असर मत आने देना, क्योंकि ये रास्ता, मैंने उसकी मां को भी कहा, ये रास्ता भयानक मोड़ पे ही खत्म होता है। जी। मैंने कहा तारीख उठाकर देख लो आप। आपने सर असद को किसी और एग्जाम्पल के तौर पर भी कुछ समझाने की कोशिश की थी, तो वो क्या बातचीत थी आप दोनों के दरमियान? मैंने उसको ये कहा कि यार देखो असद, ये एक नहीं दुनिया में सैकड़ों सबका यही हुआ है, बड़े बड़े आए, ये तो कुछ नहीं, बड़े बड़े सुरमा आए, बोलते हैं ना माफिया और क्या क्या, उनका सबका एंड जो है ना। और मैंने कहा हाल ही में एक, पता नहीं आपने देखी कि नहीं, एक फिल्म आई थी रईस, जिसमें शाहरुख ने रोल एनेक्ट किया था, हमारे अहमदाबाद के एक डॉन हुआ करते थे, वो तो इनसे भी खतरनाक थे, उनका सिक्का चलता था, यानी खड़े परिंदा पर नहीं मारता था, लतीफ। मैंने कहा उनको हमने बचपन से देखा है कि उनका पावर था, और उनकी ट्रकें उतरती थी चांदी भर के। मैंने कहा उनका इतना खतरनाक एंड हुआ है, वो तो छोड़ दो, आज उनके बच्चे जो है ना पाई पाई के मोहताज हैं, और जो सियासी लोग उनको लेके चलते थे ना, आज कोई देखने को भी नहीं आता। तो ये अब अगर आप समझते हो कि सियासी सपोर्ट है, कुछ नहीं आता, कोई नहीं आएगा, आप अकेले रहोगे। तो देख लो सामने है आपके, ये भी एक रास्ता है, ये भी रास्ता है, एटलीस्ट आपने सही रास्ता चुना, इसी पे चलो। लेकिन असद नहीं माना। क्या करें? जाते जाते मैं जानूंगी कि जब अतीक का जो उनके साथ हुआ, या जो उनके बेटे असद का इनकाउंटर किया गया, जब वो खबर आपको पता चली तो आपका क्या रिएक्शन था, और क्या आपसे उसके बाद किसी ने बातचीत की कि आप एक वक्त मिले हैं? नहीं, खाली वो उस वक्त हमारे कुछ दोस्त जो मालूम थे, तो वो वही कि बोले देखो जफर भाई, यही कहा, बोले जफर भाई काश तुम्हारी बात सुन ली होती, कि वही। और अक्लमंद आदमी ये होता है, इवन डॉन है ना, अक्लमंद डॉन होता है ना, वो अपने बच्चों को दूर रखता है, वरना ये तो नॉन है, मतलब इसमें ये रॉकेट साइंस नहीं है। दुनिया में किसी भी आप उसको देख लो, जो ये रास्ते पे गया है ना, उस रास्ते का एंड भयानक है। लेकिन ये भी साफ है कि उनका कनेक्शन देखिए कि आप वो जेल में भी रह के बाकायदा बातचीत, वो जो भी क्या काम आया, मैं वही तो, क्या मैंने उसको वही कहा, मैंने कहा नहीं आता काम। लतीफ का मैंने उसको एग्जाम्पल दी कि बड़े पावर थे, पावर वाले उस जमाने में जो हमारे यहाँ गुजरात के थे, जो भी पावर के थे, उनके खास थे वो, लेकिन क्या हुआ, कोई नहीं आता काम। मैंने वही कहा, कोई काम नहीं आएगा आपको। बिल्कुल।
तो साफ तौर पर है कि असद एक कानूनी पढ़ाई को पढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसने वही रास्ता अपनाया जो उसके पिता ने अपनाया, और खात्मा हम सभी के सामने उन दोनों का है कि किस तरह से इस राह पे चलने वालों का अंत होता है। हालांकि अब देखना यह है कि ऐसी राहों पे चलने वाले जो अन्य लोग हैं वो किस तरह से इन चीजों से सीख लेते हैं, क्योंकि ना किसी के समझाने का उनके ऊपर कोई असर हुआ, और कनेक्शन की बात हम देखे हैं कि असद किस तरह से अपनी माँ के साथ कनेक्टेड था, तो वहीं अपने पिता के साथ में जो जेल में थे उनसे भी बातचीत में लगातार जुड़ा था, जिसके बाद ही उसने पढ़ाई का रास्ता छोड़ एक गैंगस्टर की दुनिया में अपने आप को शुमार करने का फैसला अपनाया। प्रवीण नागावकर के साथ शिवानी मिश्रा, टाइम्स ऑफ भारत के लिए मुंबई से।